गैस एक्सचेंज नेक्स्ट आपका टॉपिक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बर्ड्स का, दैट इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड एफिशिएंट। और इसमें जो एक्सटर्नल लेयर्स या नोज लाइक ओपनिंग्स आप बोल सकते हैं वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और उसके बीनीथ या उसके पीछे जो है वो पूरा नेजल पैसेज वे और दैट लीड्स टू फेरिंग्स। सो जो ट्रैकिया है या विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं, उसको बोन एंड कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और एक स्पेशल वॉइस बॉक्स जो है दैट इज़ कॉल्ड एज सिरिंग्स, वहाँ उस लोकेशन पे प्रेजेंट है जहाँ पे trachea is further divided into bronchi. So the number of muscles of the syrinx and bronchi basically ये जो है वो, और पर्टिकुलरली ट्रैकिया के भी बर्ड्स की जो वोकलाइजेशन है वो पर्टिकुलर जो है वो चर्पिंग करते हैं, या जो बर्ड की वॉइस होती है वो इन पर्टिकुलर मसल्स की ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की वजह से जो है वो एक रिदमिक wave in the form of a voice produced होती है, that is known as bird vocalization. The bronchi lead to a complex system of air sacs that occupy much of the body and extend into some of the bones of the skeletal system. So जो bronchi का structure है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो एयर स्पेसेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं बेसिकली। सो इट मीन्स के वहाँ पे जो है वो फिर उनकी वजह से एयर सैक्स या एयर स्पेसेस प्रेजेंट हैं जो सरफेस एरिया को भी मज़ीद जो है वो इन्हांस करती है, और उनके थ्रू फिर वो सरफेस ज़्यादा उसको अवेलेबल होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द एयर सैक्स एंड ब्रोंकाई कनेक्ट्स टू द लंग्स। The lungs of birds are made of small air tubes called parabronchi. तो birds के जो lungs हैं वो small जो है वो air tubes हैं that are filled with air, उनको हम parabronchi बोलते हैं। और उनकी जो air capillaries हैं उनका diameter बताया हुआ 10 millimeter in diameter है, और they branch from the main vessel या main tube that is parabronchi. So parabronchi आप कह सकते हो main tube है, उससे further जो है वो smaller air capillaries further उससे branch out होती हैं एंड आर एसोसिएटेड विद कैपिलरी बेड्स फॉर गैस एक्सचेंज। ऑब्वियसली जो है वो डिफरेंट कैपिलरीज का जो पूरा सिस्टम है वो होता है पूरी बॉडी में ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो वो भी गैस एक्सचेंज में रोल प्ले करेगा। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन रिजल्ट्स फ्रॉम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ थॉरैक्स एंड फ्रॉम द ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ air sacs during the flight and other activities. So inspiration, intake of oxygen, and expiration, expelling out फ्रॉम दी बॉडी। सो ये जो है वो प्रोसेसेस ऑब्वियसली किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, मसल्स की ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए। सो जब इंस्पिरेशन होगी तो ऑब्वियसली मसल जो है वो रिलैक्स पोजीशन में हो गया, और वो उसके लिए इनटेक जो है ऑक्सीजन का होगा। जब वो एक्सपेल करना होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसके थ्रू एक प्रेशर क्रिएट होगा, और वो उससे ऑक्सीजन जो भी गैशियस कंटेंट होगा वो इट विल बी एक्सपेल्ड आउटसाइड द बॉडी। During breathing, the movement of the sternum and posterior ribs compresses the thoracic air sacs. तो जब ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है तो उसमें जो स्टर्नम है और जो पोस्टीरियर रिब्स हैं उनके ऑल्टरनेट मूवमेंट से एक कंप्रेशन या एक प्रेशर क्रिएट होता है ऑन दी thoracic air sacs. Okay, so next from here we will start. अगर हम यहाँ पे जो है वो इसका स्ट्रक्चर देखें, दिस डायग्राम यहाँ पे जो है वो इसका प्रॉपर शो किया हुआ है। दिस इज लंग, ठीक है, और ये जो है वो स्मॉलर एयर सैक्स आपको जो है वो नज़र आ रही है इन ब्लू कलर, दैट इज थोरैसिक एयर सैक्स। और उसके बाद जो है वो टुवर्ड्स द डाइजेस्टिव सिस्टम यू कैन से देयर आर दीज एब्डोमिनल एयर सैक्स। सो बेसिकली जितने भी आप कह सकते हो बर्ड का स्ट्रक्चर है, चाहे वो बोन्स हैं, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, दैट इज़ वेरी लाइट वेट, जो कि ओवरऑल जो है वो उसकी बॉडी वेट को कम करता है। So alternate distortion and recoiling helps compress and expand air sacs between the bones to shaft. During inspiration, air moves into the abdominal air sacs. ठीक है, so inspiration में जो है वो air जो है वो inside move करेगी, at the same time air already in the lungs moves through the parabronchi into the thoracic air sacs। क्योंकि अब ये जो है वो continuous process है, तो ये नहीं है कि अगर air का content जो है वो inside move करेगा तो obviously इसमें पहले भी जो है वो gaseous content within the body प्रेजेंट होगा, और
जो प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली वही जो है वो वापस बाद में एक्सपेल आउट भी होता है। तो वो कंटेंट जो कि ऑलरेडी लंग्स के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो पैराब्रोंकाई के थ्रू जो है वो थोरेसिक एयर सैक्स में जाती है, ठीक है। और एक्सपिरेशन के दौरान जो है वो क्या होगा, द एयर इन द थोरेसिक एयर सैक मूव्स आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो इस तरह जो है वो फिर जब वो थोरेसिक एयर सैक से एयर जो है वो आउटसाइड मूव कर जाएगी, फिर वो एक स्पेस क्रिएट हो जाती है फॉर द इनकमिंग एयर। सो यहाँ से मैं दोबारा रीड कर रही हूँ। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एयर मूव्स इनटू द एब्डोमिनल एयर सैक्स, ठीक है। और एट द सेम टाइम एयर ऑलरेडी इन द लंग्स, लंग्स में जो एयर होगी इट विल मूव थ्रू द पैराब्रोंकाई एंड इट विल मूव इनटू द थोरेसिक एयर सैक्स, ठीक है। अब ये जो है आप कह सकते हो लंग्स एक किस्म के एम्प्टी हो जाते हैं ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। अब ये जो थोरेसिक एयर सैक्स में जो है जो एयर आई थी, ठीक है, it will move out of the respiratory system and the air in the abdominal air sacs moves into the parabronchi. So इस तरह जो है ये alternate process जो है वो चलता जाता है। At the next inspiration the air moves into the thoracic air sacs and it is expelled during the next expiration. It takes 2 ventilatory cycles to move a particular volume of air through the respiratory system of a bird, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि 2 साइकिल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर को पास आउट करवाने में थ्रू दी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। यहाँ पे जो है वो साइकिल 1 भी शो किया हुआ और साइकिल 2 भी शो किया हुआ। इन साइकिल 1 सो इन दिस इंस्पायरेशन जिसमें एयर जो है वो इंटेक करेगी बॉडी। सो यहाँ पे जो है वो इसका पाथ अगर आप देखें तो these are the lungs, these are the abdominal sacs और ये जो है वो thoracic sacs, ठीक है। सो इंस्पिरेशन में जो है वो thoracic sac से आउटवर्ड जो है वो एयर मूव कर रही है और एबिडोमिनल सैक से भी जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रही है। और एक्सपिरेशन में जो है वो क्या हो रहा है, thoracic sacs के अंदर जो है वो आ रही है और अल्टीमेटली जो है वो थ्रू लंग्स यू कैन से इट विल एक्सपायर आउट। In cycle 2 from lungs it will move to the thoracic sacs और यहाँ से जो है वो it will move outward, ठीक है। और एक्सपिरेशन में thoracic air sacs में जो एयर अकमुलेट होती है वो इसके थ्रू रेड एरो जो है बेसिकली एम्प्टी का या एक्सपेलिंग का जो है वो सिंबल होता है। सो इसके थ्रू जो है वो रिलीज आउट होगी। Because of the high metabolic rate associated with flight, birds have a greater rate of oxygen consumption than any other vertebrates. So इनका जो है वो ऑक्सीजन कंजम्पशन का रेट जो है वो बाकी वर्टिब्रेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। जो दूसरे कैटापॉड्स हैं यू कैन से हैविंग 4 legs और 4 appendages, जब वो एक्सपायर करते हैं तो एयर passes into and out of respiratory system in a simple back and forth cycle, ठीक है। सो सिंपल साइकिल यू नो आप कह सकते हो कि एक पाथ से जो है वो एंटर होगी और उसमें से जो है वो गैसेस कंटेंट बॉडी जो है वो यूज़ करेगी जिसको हम ब्रीथिंग बोल सकते हैं और उसके रिजल्ट में जो है वो कुछ गैसेस कंटेंट जो है वो वापस एक्सपेल हो जाएगा। Ventilation is interrupted during expiration and much dead air not forced out during expiration remains in the lung, ठीक है। सो एक्सपिरेशन के प्रोसेस के दौरान ज़रूरी नहीं है कि 100% कंटेंट जो कि एक्सपेल आउट होना चाहिए वो सारा का सारा जो है वो एयर का कंटेंट एक्सपेल आउट हो जाता है। कुछ जो है वो इन द फॉर्म ऑफ अ डेड एयर, ऐसी एयर जो कि ड्यूरिंग एक्सपिरेशन फोर्स आउट नहीं की जा सकती या की नहीं ड्यू टू एनी रीज़न जो है वो लंग्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहती है, उसको हम डेड एयर बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द यूनिक सिस्टम ऑफ एयर सैक्स एंड पैराब्रोंकाई, birds' lungs have a nearly continuous movement of oxygen-rich air over respiratory surfaces during both inspiration and expiration. The quantity of dead air in the lungs is sharply reduced compared with the
अदर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। सो ये कंपैरिजन बताया हुआ है बर्ड्स का विद रेस्ट ऑफ दी वर्टिब्रेट्स। तो उसके केस में जो है वो यहाँ पे चूँकि एयर सैक्स हैं, पैराब्रोंकाई हैं, जो कि मज़ीद जो है वो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एफिशिएंट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो डेड एयर का चांस जो है वो रिड्यूस होता है इन केस ऑफ बर्ड्स एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दी tetrapods or vertebrates. This avian system of gas exchange is more efficient than that of any other tetrapod in addition to supporting high metabolic rates. This efficient gas exchange system probably also explains how birds can live and fly at high altitude where oxygen tensions are low. ठीक है। तो जहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन कंटेंट कम भी है, जिस तरह हम हाई एल्टीट्यूड्स की तरफ बात करें तो ऑब्वियसली बर्ड्स हैं वो उसी इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो फ्लाई करते हैं। तो इनका जो एयर सेक्स है पैराब्रोंकाई के स्ट्रक्चर हैं, ये फिर इस कॉन्सेप्ट को फर्दर एलाबोरेट करते हैं कि किस तरह जो है वो बर्ड वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि इनका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है दैट इज़ मोर एफिशिएंट. During their migrations, bar-headed geese fly over the peaks of Himalayas at an altitude of 200 meters. A human mountain climber begins to feel the symptoms of altitude sickness and must carry auxiliary oxygen supplies above 2500 meters. So अगर हम कंपैरिजन के वाइज देखें तो उन्होंने जो है वो बर्ड का मेंशन किया हुआ है कि वो हिमालय की पीक से ऊपर भी जो है वो 9200 मीटर एल्टीट्यूड के ऊपर जो है वो इट कैन फ्लाई ईजीली, ठीक है। और अगर हम उसको ह्यूमन परस्पेक्टिव से देखें तो 2500 मीटर की हाइट से ऊपर अगर जो है वो कोई क्लाइंबर माउंटेन क्लाइंबर जो है वो क्लाइंब करता है तो उसको जो है वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन या ऑक्सीलरी ऑक्सीजन की जो है वो रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ दूसरा ऑक्सीजन पम्प्स वगैरह जो है वो ऑब्वियसली ये क्लाइंबर्स जो है वो उनके साथ होते हैं। तो वो क्योंकि वहाँ पे जो है वो फिर इसको सिम्टम्स जो है वो फील करना शुरू कर देता है यहाँ, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट कम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज समर रेगुलेशन। तो बर्ड्स का जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज़ मेंटेन बिटवीन 38 एंड 45 डिग्री सेल्सियस। जो उसकी आप कह सकते हो लीथल एक्सट्रीम्स हैं वो दोनों तरफ 32 से अगर कम होगा तो वो बर्ड्स के लिए सूटेबल नहीं है, और अगर 47 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी बर्ड्स के लिए सूटेबल नहीं है। ऑन अ कोल्ड डे अ रेस्टिंग बर्ड फ्लफ्स इट्स फेदर्स टू इंक्रीज देयर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एज वेल एज द डेड एयर स्पेस विद इन दैम। तो जहाँ पे जो है वो अगर हम सर्दियों का मौसम होता है या ऐसा कोल्ड इन्वायरमेंट जहाँ पे बर्ड की स्पीसीज जो है वो दे आर इनहेबिटिंग दैट इन्वायरमेंट, तो उसके केस में जो है वो उनके अपने आप के जो वो बर्ड्स हैं वो अपनी विंग्स और अपने फैदर्स को जो है वो आप कह सकते हो एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। सो उसमें एक्सपेंशन की वजह से जो है वो उसके फैदर उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ को जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। ऑब्वियसली जो है वो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो उसको हीट को विद इन दी बॉडी उतना ही ट्रैप करके रखेंगे और कम से कम जो है वो हीट लॉस होगी फ्रॉम दी बॉडी। इट ऑल्सो टक्स इट बिल इन टू इट्स फैदर टू रिड्यूस हीट लॉस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो उसका जो वो बिल है या उसका जो माउथ होता है उसको भी वो अपने जो है वो टक मीन्स उसको जो है वो बिल्कुल कर्व शेप में जो है वो बिल्कुल अंदर की तरफ जो है वो कर लेता है ताकि कम से कम जो है वो उसका इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट हो और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू भी जो है वो हीट जो है वो कम लॉस हो। द मोस्ट एक्सपोज पार्ट्स ऑफ द बर्ड आर द फीट एंड द टार्सी व्हिच हैव neither their fleshy muscles nor a poor rich blood supply। ठीक है। तो इसके जो पाँव हैं ये जो फीट्स हैं वहाँ पे कोई इसकी प्रोटेक्शन या कवरिंग के लिए कोई इंसुलेटिंग शीट नहीं है इन फॉर्म ऑफ फैदर या कुछ इस तरह। तो उसकी ये जो सरफेस था यहाँ ये सबसे ज़्यादा एक्सपोज होती है बर्ड्स की। सो टेम्परेचर इन दीज एक्सट्रीमिटीज आर अलाउड टू ड्रॉप नियर फ्रीजिंग टू प्रिवेंट हीट लॉस, ठीक है। सो ये वाले जो पर्टिकुलर पोर्शंस हैं बॉडी के वो बिल्कुल लो टेम्परेचर भी जो है वो उसको सर्वाइव कर सकते हैं। Countercurrent heat exchange between the warm blood flowing to the legs and feet and the colder blood flowing to the body core from the legs and the feet prevent excessive heat loss at the feet, ठीक है। सो उसकी बॉडी के अंदर जो है एक हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म जो है वो रन कर रहा था दैट इज़ नोन एज काउंटर करंट। अब वो एरियाज बर्ड्स की बॉडी के दैट आर नियर टू इट्स सरफेस, ठीक है। जिस तरह अपेंडिसेस हो गए उसका उसका बिल का पोर्शन है या उसका फीट का पोर्शन है या लेग्स का पोर्शन है, तो वहाँ पे जो ब्लड फ्लो कर रहा था दैट विल बी कूलर ब्लड एज़ कम्पेयर टू वो ब्लड जो कि उसकी रेस्ट ऑफ दी बॉडी में जो यू कैन से जो है वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनके अराउंड जो ब्लड फ्लो कर रहा है दैट इज़ दी वार्मर ब्लड। सो इस तरह जो है वो बेसिकली जो हीट है वो एक्सचेंज होती है या ट्रांसफ़र होती है बिटवीन दी वार्म ब्लड टू दी कूलर ब्लड।
और इसकी वजह से जो है वो जो हीट लॉस होता है वो दैट इज़ बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द फीट एंड लेग्स. Heat is returned to the body core before it goes to the extremities and is lost to the environment. So वो हीट का कंटेंट या वो जो वार्म अप ब्लड है वो बजाय कि उसकी एक्सेसिव हीट इन्वायरमेंट में लॉस हो, उसकी बॉडी के अंदर ही जो है वो उसका काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म जो है वो रन होता रहता है, जिसकी वजह से वो उसको कोल्ड इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है. Shivering also generates heat in extreme cold, increase in metabolism during winter months required additional food. So shivering का mechanism भी जो है वो heat production में help करता है. So shivering में जो है obviously you can say it cannot be generated artificially, but depending upon external environmental conditions, अगर temperature जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है कि उसको बॉडी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती, तो ऑटोमेटिकली जो है वो बॉडी शिवर करने लगती है. ये फिनोमेना नॉर्मली ह्यूमन केस में भी जो है वो आप लोग देख सकते हैं. तो उसमें जो है वो फिर क्या होता है, शिवरिंग के थ्रू बॉडी के मसल्स ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, ये ज़्यादा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस करते हैं, और उसके दौरान जो है वो ज़्यादा ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे, और वो भी एक एनर्जी का या हीट का सोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर. सो शिवरिंग के दौरान भी जो है वो हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो कि उसको एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो हेल्प करती है. उसके अलावा जो है वो ड्यूरिंग विंटर मंथ्स जो है वो अगर क्योंकि जो हीट है या टेम्परेचर है उसका राइज होना किसी भी टाइप के रिएक्शन को, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो या इंजाइमेटिक रिएक्शन हो, तो उसको वो स्पीड अप करता है या फास्ट करता है. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर जो विंटर या कोल्डर इन्वायरमेंट है तो वो सारी चीज़ों को जो है वो स्लो डाउन कर देता है, उसका मेटाबॉलिक रेट को भी, इवन रेस्पिरेटरी रेट को भी. जिस तरह हम डिफरेंट फिनोमिना पढ़ते हैं डोरमेंसी के या इनएक्टिवेशन के या डोरमेंट कंडीशन के, तो दे आर मोस्टली इन दी विंटर इन्वायरमेंट्स. ठीक है, कि वो टेम्परेचर इतना कम होता है कि बॉडी जो है वो फिर इनएक्टिव या वो टॉर्पिड या स्लगिश कंडीशन में जो है वो चली जाती है, और फिर उस केस में जो है उसके जितने भी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म हैं, रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म है या मेटाबॉलिक रेट्स हैं, वो सारे जो है वो कम हो जाते हैं. सो अगर जो है वो विंटर के दौरान मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रेट जो है वो इफ़ इट इज़ बाइंड टू बी इंक्रीज, तो उसके लिए जो है वो एडिशनल फूड जो है वो उसको रिक्वायर होगी, जो कि उसको फिर एनर्जी प्रोवाइड करेगी फॉर इंक्रीजिंग इट्स मेटाबॉलिज्म. Some birds become torpid and allow their body temperature to drop on cool nights. For example, whippoorwills allow their body temperature to drop from about 40 to near 16 degrees Celsius, and respiratory rates become very slow. So यही जो है वो inactivation का process कुछ birds की species में भी होता है कि जब temperature जो है वो आइदर के अगर हम उसको डायरनल रिदम में भी ले लें कि एक दिन एक 24 आवर्स में भी जो है वो अगर जो है वो 12 आवर्स उसका डे पीरियड जो है वो चल रहा है, तो उस कंडीशन में जो है वो इजीली सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इतना कम नहीं होता. बट जिस तरह कुछ रीजन आप जिस तरह हम डेजर्ट की बात करें, तो उसमें जो रात के टाइम टेम्परेचर जो है वो बहुत लो हो जाता है. सो ऐसी कंडीशन में बर्ड्स के अंदर ये एबिलिटी भी है कि वो रात के टाइम अपना जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसको वो ड्रॉप कर लेती हैं, और वो खुद जो है वो इनएक्टिव या डॉर्मेंट कंडीशन में जो है वो बर्ड्स हैं, फिर वो कोई भी एक्टिविटी फ्लाइंग का या इस तरह का प्रोसेस नहीं करती. Muscular activity during flight produces large quantity of heat which birds can dissipate by panting. ठीक है, सो जिस तरह फ्लाइट है तो उसमें अगर ये भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की फ़्लाइट है, आइदर फ्लैपिंग फ़्लाइट है, होवरिंग फ़्लाइट है, सोरिंग है या ग्लाइडिंग है. तो जिस तरह फ्लैपिंग है तो उसमें ज़्यादा मसल एक्टिविटी, वैसे तो हर फ़्लाइट में जो है वो मस्कुलर एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी तभी वो फ्लाई कर पाएगा, बट डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की फ़्लाइट है उस हिसाब से फिर ज़्यादा एनर्जी जो है वो या हीट प्रोड्यूस होती है. सो वो हीट एनर्जी जो कि फ़्लाइट के दौरान जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, अगर वो इफ़ इट इज़ इन लार्ज क्वांटिटीज़, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर प्रोड्यूस होती है, तो वो बर्ड्स हैं वो उसको एक्सपेल आउट या डिसिपेट कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ पैंटिंग. सो पैंटिंग के उसमें जो है वो पर्टिकुलरली अगर हम डॉग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या ऐसे देखें जिसमें प्रॉपर एनिमल्स जिनमें टंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, तो वो इस तरह जो है वो उसको आउट माउथ अपना ओपन करके जो है वो उसको आउटवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, और उसके थ्रू जो है वो पेंटिंग इवेपोरेटिव लॉस होता है ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, तो इस केस में जो है वो बर्ड्स विल ओपन देयर माउथ एंड थ्रू दैट फ्रॉम देयर इंटरनल सिस्टम्स हीट जो है वो आउटसाइड द इन्वायरमेंट डिसिपेट हो जाएगी. इवेपोरेटिव हीट लॉस
from the floor of the mouth is enhanced by fluttering vascular membranes of its region, ठीक है. So माउथ के थ्रू जो है वो उसका evaporative या excessive fluid जो है वो loss है. Next is nervous and sensory system. Mouse enveloped in the darkness of night skitters across the. Okay, so इसमें जो है वो हम only important points will be discussed. So जो starting वाला paragraph है, we will skip that first paragraph. Second paragraph से जो हम start करते हैं. The forebrain of bird is much larger than that of reptile due to the enlargement of cerebral hemispheres, including a region of gray matter corpus striatum. ठीक है. So ये जो modification है in the forebrain of the birds as compared to reptile, क्योंकि उसका जो साइज़ है वो लार्जर होता है, क्योंकि द पोर्शन दैट इज़ सेरिब्रल हेमिस्फीयर उसकी इनलार्जमेंट होती है. वहाँ पे जो है वो एक स्पेशलाइज्ड रीजन है दैट इज़ ग्रे मैटर, जिसको कॉर्पस स्ट्राइटम जो है वो बोलते हैं. अब कॉर्पस स्ट्राइटम का फंक्शन बताया है कि वो किस किस चीज़ों में जब हेल्प करता है. विजुअल लर्निंग में, फीडिंग में, कोर्टशिप में और नेस्टिंग में. तो ये सारे बिहेवियर, यानी कि लर्निंग मतलब किसी भी चीज़ को बर्ड्स के लिए कौन सी चीज़ एज अ फूड है या किस चीज़ को वो एज अ प्रे कैप्चर कर सकता है, कौन सा उसका पर्टिकुलर हैबिटेट है. तो ये सारी जो है वो आप कह सकते हो इम्यूनोलॉजिकल या मेमोरी जो है वो उसमें फीड होती है थ्रू दिस कॉर्पस स्ट्राइटम. फीडिंग का प्रोसेस है, कॉर्डशिप है, रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फॉर्मेशन है, और नेस्टिंग का प्रोसेस. तो ये इन सारे फंक्शंस के लिए कॉर्पस स्ट्राइटम जो है वो रोल प्ले करता है. अ पिनियल बॉडी ऑन द रूफ ऑफ द forebrain appears to stimulate ovarian development and to regulate other functions influenced by light and dark periods. ठीक है. सो स्ट्रक्चर जो है वो ऑन द रूफ ऑफ forebrain जो है वो प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज पिनियल बॉडी. ये रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ओवरी स्ट्रक्चर जो है वो उसके डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है. Optic rectum, that is the roof of the midbrain, along with the corpus striatum play an important role in integrating sensory functions. ठीक है. So वो function that are based on certain sense, either different type of sensory receptors हैं. ठीक है. कीमो receptors हैं, mechano receptors हैं, जो कि different type of stimulus के against हैं वो respond करेंगे. Stimulus light भी हो सकती है, temperature भी हो सकता है. ठीक है. कोई chemical भी हो सकता है. तो सेंसरी फंक्शंस में जो है वो ऑप्टिक टेक्टम और कॉर्पस स्ट्राइटम जो है वो रोल प्ले करते हैं. मिड ब्रेन ऑल्सो रिसीव सेंसरी इनपुट फ्रॉम दी आइज. ठीक है. सो सेंसरी इनपुट जो है वो आइज भी प्रोवाइड करती हैं. एज इन रेप्टाइल्स द हाइंड ब्रेन इंक्लूड्स द सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा विच कोऑर्डिनेट मोटर एक्टिविटीज एंड रेगुलेट हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है. सो आप कह सकते हो कि हाइंड ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिमिलर टू दी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स. तो सेरिबलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो प्रेजेंट है, और ये भी जो है वो डिफरेंट मोटर एक्टिविटी यानी कि मूवमेंट से रेलेवेंट और हार्ट और रेस्पिरेटरी जो रेट है उसको रेगुलेट करते हैं. सो ये जो है वो तीनों मेजर पोर्शंस ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, उसका आप कह सकते हो बेसिक क्या फंक्शन है इन विद रेफरेंस टू नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम. तो उसका जो है वो आपको समराइज करके मैंने बता दिया. विजन इज एन इम्पॉर्टेंट सेंस फॉर मोस्ट बर्ड्स. द स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स आइज are similar to those of other vertebrates, but bird eyes are much larger relative to the body size than those of the other vertebrates. ठीक है. तो उसका बॉडी साइज क्योंकि छोटा होता है, तो उसके कंपैरिजन में उसका जो आई का साइज है that seems to be larger as compared to other vertebrates. The eyes are usually somewhat flattened in an posterior direction. However, the eyes of birds of prey protrude anteriorly because of a bulging cornea. ठीक है. Birds have a unique double focusing mechanism. So यहाँ पे भी जो है वो एक फिगर 21.11 सॉरी यहाँ पे ये जो है वो आई का स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं. तो उसमें ये प्रोसेस बताया है कि जिस तरह जब प्रे कैप्चर करने लगता है बर्ड, तो उसकी जो है वो आई की जो पोजीशन है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बल्जिंग आई, यानी कि थोड़ी सी बाहर कर्व शेप में या बाहर जो है वो निकली होती हैं, क्योंकि उसका जो कॉर्निया है दैट इज़ दी बल्जिंग कॉर्निया. सो आप कह सकते हो कि उसमें ज़्यादा जो है वो उसको फोकस्ड और वो प्रोवाइड करता है कि वो प्रे को कैप्चर कर सके. बर्ड्स हैव अ यूनिक डबल फोकसिंग मैकेनिज्म. Pad-like structure similar to those of reptiles control the curvature of lens and ciliary muscles change the curvature of the cornea. ठीक है.
Double, nearly instantaneous focusing allows an osprey or other birds of prey to remain focused on a fish throughout a brief but breathtakingly fast descent. So जिस तरह हम जो है वो हीट के केस में देखें तो ऑब्वियसली हमारी जो दोनों आइज हैं दे हैव अ सिंगल फोकस. अगर हम किसी चीज़ की तरफ देख रहे हैं तो हम सिर्फ उसी चीज़ की तरफ जो है वो देख सकते हैं. सो डबल फोकसिंग यू कैन से दैट बर्ड्स कैन फोकस ऑन टू ऑब्जेक्ट्स या ऑन टू प्रे. ठीक है, तो उसमें जो है वो उनकी जो आइज़ होती हैं वो दैट आर दे आर कैपेबल के वो जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में भी जो है वो अपने प्रे को लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो उनका हैबिटेट है या उनका बिहेवियर है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो उनके अंदर ये मॉडिफिकेशन प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ पे बर्ड मोस्टली चुके प्रीडेटर प्रे मैकेनिज्म के थ्रू ही जो है वो सर्वाइव करते हैं, तो इस वजह से इनके अंदर जो है ये present with the mechanism. The retina of bird's eye is thick and contain both rods and cones. Rods are active under low light intensities and cones are active under high light intensities. ठीक है, तो रॉड और कॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन द रेटिना. कॉन्स आर स्पेशली कंसंट्रेटेड एट अ फोकल पॉइंट कॉल्ड द फोविया. सो जो कॉन सेल्स हैं दे आर मोस्ट कंसंट्रेटेड, या उनका नंबर जो है वो एक फोकस पॉइंट होता है, यानी कि जिसके थ्रू जो है वो इसका टारगेट या जो है वो एक फोकस पॉइंट जो है वो सेट होता है, दैट इज़ फोबिया. वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं. अनलाइक अदर वर्टिब्रेट्स मोस्ट most some birds have two fovea per eye. The one at the center of the retina is sometimes called the search fovea because it gave the bird a wide angle of monocular vision. ठीक है, तो कुछ ऐसी भी हैं बर्ड की स्पीशीज जिसके अंदर जो है वो टू फोबिया आर प्रेजेंट इन वन आई. ठीक है, एक जो है वो बिल्कुल रेटिना के सेंटर में प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज सर्च फोबिया. ठीक है, सो इसमें जो है वो ये बिल्कुल एक बर्ड को जो है वो एक वाइड एंगल प्रोवाइड करता है मोनोकुलर विजन के लिए, मतलब टू सी अ सिंगल ऑब्जेक्ट, उसके लिए उसको वो फोकस प्रोवाइड करता है. द अदर फोबिया इज द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द रेटिना. इट फंक्शंस विद द पोस्टीरियर फोबिया ऑफ द अदर आई टू अलाउ बायनोकुलर विजन. ठीक है, सो सर्च फोबिया जो कि सेंट्रल पॉइंट पे प्रेजेंट है वो मोनोकुलर विजन के लिए है, और जो पोस्टीरियर साइड पे आप कह सकते हो मार्जिन पे जो है वो प्रेजेंट है, दैट इज दी नॉर्मली पोस्टीरियर फोबिया यू कैन से. तो इसका जो है ये बायनोकुलर जो है वो विजन प्रोवाइड करता है. द पोस्टीरियर फोबिया इज कॉल्ड द परसू फोबिया बिकॉज बायनोकुलर विजन प्रोड्यूस डेप्थ परसेप्शन विच इज नेसेसरी टू कैप्चर प्रे. ठीक है, सो वो जो है वो एग्जैक्ट टारगेट पॉइंट की तरफ जो है वो फोकस करना, दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ बायनोकुलर विजन. क्योंकि अगर किसी भी चीज़ में इस तरह की लैकिंग होती है तो प्रे जो है वो वहाँ से एस्केप कर सकता है, तो वहाँ पे इस वजह से डेप्थ परसेप्शन और फोकसिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है. द वर्ड सर्च एंड परसू आर नॉट meant to imply that only predatory birds have these two phobia. Other birds use the search phobia to observe the landscape below them during flight, and the pursue phobia when depth perception is needed, as in landing on a branch of a tree. ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है बोलने का है कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसी बर्ड की स्पीशीज दैट आर प्रीडेटरी इन नेचर, मतलब वो प्रीडेशन के थ्रू फीड हासिल करती हैं, ये उन्हीं के अंदर होगा. जो प्रीडेशन के थ्रू नहीं भी करती, जो नॉर्मल बर्ड स्पीशीज हैं उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, बट वहाँ पे ये फंक्शन जो है वो डिफरेंट परफॉर्म करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इस तरह सर्च फोबिया का बताया हुआ है कि बर्ड्स जो है वो फ्लाइट के दौरान किस जगह पे जो है वो उन्होंने लैंड करना, और जिस एरिया के या एयर के अंदर जो है वो फ्लाई कर रहे हैं उसके नीचे लैंडस्केप या लैंड जो है वो किस तरह के है उसको देखने के लिए ये यूज़ हो सकता है फोबिया. और जो परसू फोबिया ये भी जो है वो जब उसको लैंड करना होता है आइदर सरफेस, वो सरफेस जो है वो ऑन वो ब्रांच ऑफ अ ट्री भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है, तो उसके लिए जो है वो अपना हैबिटेट उसको अच्छी तरह देखना कि वो सूटेबल है भी लैंडिंग के लिए कि नहीं, वहाँ पे ये यूज़ होगा. The position of eye on the head also influence the degree of binocular vision. सो इसकी आई की पोजीशनिंग भी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, उसको बायनोकुलर विजन जो है वो प्रोवाइड करती है. पिजन्स हैव आईज लोकेटेड वेल बैक ऑन द साइड्स ऑफ देयर हेड, giving them nearly a 360 monocular field but a narrow binocular field.
ठीक है। सो अगर ह्यूमंस के केस में देखें या मोस्टली रेप्टाइल्स के केस में देखें तो उनमें जो है वो आप कैसे तो माउथ के बिल्कुल फ्रंट पे सामने की तरफ जो है वो दोनों आइज प्रेजेंट होती हैं। बर्ड्स के इस केस में जो है वो क्या है कि आप कह सकते हो कि जिस तरह उनका सेंट्रल हेड है तो एक आई एक साइड पे और दूसरी जो है वो दूसरी साइड पे है, जो कि उसको 360 एंगल जो है वो प्रोवाइड करती है मोनोकुलर फील्ड के लिए। बट चूँकि दोनों आइज खुद जो है वो एट अ डिस्टेंस प्रेजेंट है तो बाइनोकुलर फील्ड जो है वो उसकी काफ़ी नैरो होती है। They do not have to pursue their food, and a wide monocular field of view helps them stay alert to predators while feeding on the ground. तो चूंकि उनको एक 360 एंगल जो है वो मिल जाता है ड्यू टू देयर आई पोजिशनिंग, तो वो उसको अलर्ट रखती है कि प्रेडेटर वगैरह से कैसे बचें। Hawks and owls have eyes farther forward on the head. This increases their binocular field of view and correspondingly decreases their monocular field of view. तो जिस तरह यहाँ पे जो है वो जी यहाँ पे ये आउल की जो है शो की भी अब इसकी आइज़ हैं वो फिर भी एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द बर्ड स्पीशीज सामने की तरफ है और दे आर इन क्लोजर विसिनिटी, मतलब इतना ज़्यादा गैप या स्पेस जो है वो प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से फिर इनका जो बायनोकुलर फील्ड है या बायनोकुलर विजन है दैट इज़ मोर स्ट्रॉगर और मोनोकुलर, क्योंकि इनका फिर 360 का एंगल जो है वो कम हो जाता है। जितना ज़्यादा ये साइड अपार्ट होंगी, मतलब हेड की एक साइड पे एक आई है और दूसरी साइड पे दूसरी आई है, तो उनका एंगल या जो वाइड रेंज है वो उतनी ही ज़्यादा होती है, बट दैट इज़ फॉर दी मोनोकुलर विजन। बायनोकुलर विजन के लिए जो है वो अगर इस तरह सामने हेड की तरफ जो है वो आईज होगी तो वो ज़्यादा जो है वो प्रोवाइड करती हैं accuracy. Birds have a nictitating membrane like reptiles that is drawn over the surface of the eye to cleanse and protect the eye. ठीक है, उसकी क्लिनजिंग या प्रोटेक्शन के लिए जो है वो एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट इज द निक्लेटिंग मेम्ब्रेन. Olfaction apparently plays minor role in the lives of most birds. External layers open near the base of the beak, but the olfactory epithelium is poorly developed. Exceptions include turkey vultures, which locate their dead and dying prey largely by smell. Olfaction जो है वो आप कह सकते हो receptors या signal for the to indicate or to sense the smell. ठीक है, तो इसमें जो है वो बर्ड्स के केस में ऑल्फैक्शन का इतना इम्पोर्टेंट नहीं रोल जो है वो नहीं होता. मोस्ट इन कंट्रास्ट मोस्ट बर्ड्स हैव वेल डेवलप्ड हियरिंग. हियरिंग का प्रोसेस जो है वो वेल डेवलप होता है. लूज डेलिकेट फेदर्स कॉल्ड ऑरिकुलर्स कवर द एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग. ठीक है, सो जो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग है वहाँ पे जो है वो जो फेदर्स प्रेजेंट होते हैं दे आर नोन एज ऑरिकुलर्स. ये फिगर 21.12 में जो है वो जिस तरह यहाँ पे कलर वाइज शो भी किया हुआ है, जो लाइट ब्लू कलर है दैट इज दी मोनोकुलर विजन और जो डार्कर है दैट इज दी बायनोकुलर विजन. ठीक है, सो आप कह सकते हो जो बायनोकुलर है उसमें दोनों आइज की जो डायरेक्शन है वो आपस में या उसका जो रूट है वो फोकस होकर कंबाइन होकर कलेक्टिव एक ही टारगेट पॉइंट पे जो है वो टारगेट पॉइंट के लिए जो है वो वीएन सेट होता है. ठीक है, सो सीइंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बोथ दी आइज, तो दोनों आंखें जो है इकट्ठी एक ही चीज़ की तरफ जो है वो देखती हैं, दैट इज़ द बायनोकुलर. और इसमें जो मोनोकुलर है उसमें एक आई की जो रेंज कहाँ कहाँ तक देख सकती है और दूसरी कहाँ तक देख सकते हैं, उसको जो है वो हम एज अ सर्कल अगर रिप्रेजेंट करें तो वो मोनोकुलर जो है वो फील्ड होगा. यहाँ पे जिस तरह वुड कॉक की एग्जांपल भी दी हुई है और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वुड कॉक्स हैव आईज लोकेटेड फार posteriorly and have a narrow field of binocular vision in front and behind. They can focus on predators circling above them while probing mud with their long beaks. ठीक है, अब चूंकि इसकी जिस तरह ये एक का देखें बिल्कुल साइड पे दिखाई हुई है तो ऑब्वियसली दूसरी जो है वो इसके ऑपोजिट साइड पे होगी, जिसकी वजह से इनका जो बायनोकुलर विजन है वो बहुत छोटा सा बनता है. और चूंकि मोनोकुलर विजन जो है वो फिर इस तरह एक इन द फॉर्म ऑफ सर्कल बनता है, तो ये जो आप कह सकते हो कोई भी प्रीडेटर जो कि मूव कर रहा है उसके अराउंड विसिनिटी में, तो इसका जो है वो बिल्कुल 360 का एंगल होता है, तो वो उसको वो डिटेक्ट कर सकता है.
उसके बाद मिडल एंड ईयर जो स्ट्रक्चर है ईयर का वो रेप्टाइल से मिलता जुलता है। एवियन ईयर जो है वो उसकी सेंसिटिव बताया गया दैट इज 100 to 15,000 हर्ट्ज, मतलब इतना जो है वो उसको ऑडिबल है। और ह्यूमन ईयर की जो है वो 16 से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। बर्ड्स और रेप्टाइल्स का जो फेस है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स मोस्टली जो इनकी एक्सक्रीटरी या ऑस्मो रेगुलेटरी डिमांड्स हैं वो सिमिलर होती हैं। बर्ड्स हैं वो यूरिक एसिड एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो उसको एक्सक्रीट करते हैं, और टेम्परेली जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट होने से पहले क्लो का जो पोर्शन है या रीजन है वहाँ पे ये टेम्परेली एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो स्टोर होता है, और स्टोरेज के दौरान जो है वो फिर जो एक्सेस वाटर कंटेंट होता है वहाँ से दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। The excretion of uric acid consumes water and promotes embryo development in digestive environment, ठीक है। सो यूरिक एसिड का एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का एक पर्पस ये भी है कि उससे कम से कम जो है वो वाटर लॉस जो है वो होता है थ्रू दिस एक्सक्रीटरी मटीरियल, और फिर उससे वाटर कंजर्वेशन भी होती है। सम बर्ड्स हैव सुप्रा ऑर्बिटल सॉल्ट ग्लैंड्स दैट ड्रेन एक्सेस सोडियम क्लोराइड थ्रू द नेजल ओपनिंग्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। कुछ बर्ड के केस में जो है वो स्पेशल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर नोन एज सुप्रा ऑर्बिटल सॉल्ट ग्लैंड्स, ठीक है। सो एज ए नेम इंडिकेट ये सॉल्ट ग्लैंड्स हैं। ये क्या करते हैं कि ये एक्सेस सोडियम क्लोराइड को ड्रेन कर लेते हैं थ्रू दी नेजल ओपनिंग टू दी outside of the body. These are especially important marine birds that drink sea water and feed on invertebrates containing large quantities of salts in their tissues. तो ऐसी बर्ड की स्पीशीज जो कि हाईली मरीन या हाईली हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट वाली जगह पे जो है वो रह रही है, तो ऑब्वियसली उनकी बॉडी में जो है वो एक्सेसिव अमाउंट सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, तो फिर इन ग्लैंड्स के थ्रू जो है वो एक्सेस सोडियम क्लोराइड जो है वो बॉडी से बाहर ड्रेन आउट कर दिया जाता है। सॉल्ट ग्लैंड्स कैन एक्सीड सॉल्ट इन अ सोल्यूशन दैट इज 2 or 3 times मोर कंसनट्रेटेड देन अदर बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। सो सॉल्ट ग्लैंड जब आप कह सकते हो वो तभी एक्टिवेट होंगे या तभी जो है वो एक्सेस सोडियम क्लोराइड जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेंगे जब वो खुद ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो कि जिसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो that is more concentrated. Salt glands therefore compensate for the kidney's inability to concentrate salt in the urine. So ये जो है वो further किडनी की जो कैपेबिलिटी है या उसकी जो इनएबिलिटी है कि वो इट कैन नॉट कंसनट्रेट द सॉल्ट दैट इज प्रेजेंट इन द यूरिन, तो ये उसको भी कंपनसेट करते हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट है, ये हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।